नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स और में। आज हम लोग पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे। प्रस्तावना की उत्पत्ति, महत्व और प्रख्यात विद्वानों के विचार जानेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव। ऐतिहासिक प्रस्तुति। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें भावी संविधान के मूल ढांचे को रेखांकित किया गया था। सर्वसहमति से स्वीकृति। संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना। यूपीएससी ट्रैप अलर्ट। यूपीएससी भ्रमित कर सकता है कि प्रस्तावना को सबसे पहले लागू किया गया था, तो ध्यान रखें, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद सबसे अंत में अधिनियमित किया गया था। प्रख्यात कथन। प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। दार्शनिक मूल्य। यह संविधान सभा के सदस्यों के सपनों, उनकी आकांक्षाओं और भारत के मूल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक दर्शन को संक्षेप में बयां करती है। प्रस्तावना का मूल विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने प्रस्तावना जोड़ी थी। प्रस्तावना की उत्कृष्ट भाषा शैली और इसकी मूल भावना मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व। अधिकारों का स्रोत, राज्य की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य और अपनाने की तिथि। पहला है अधिकारों का स्रोत। संविधान अपनी शक्ति सीधे भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, से प्राप्त करता है। संप्रभुता संपूर्ण रूप से भारतीय जनता में निहित है। राज्य की प्रकृति। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान का उद्देश्य। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और राष्ट्र की एकता हेतु बंधुता को बढ़ावा देना। अपनाने की तिथि।
संविधान को अंगीकृत समर्पित करने की ऐतिहासिक तिथि 26 नवंबर 1949 है। इसी दिन कुछ प्रावधान तुरंत लागू किया गया था। यूपीएससी ट्रैप अलर्ट। यूपीएससी विकल्प दे सकता है कि प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू होने की तिथि दर्शाती है, तो नहीं, प्रस्तावना में केवल 26 नवंबर 1949 दर्ज है। राज्य की प्रकृति का विश्लेषण। तो राज्य संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक और गणराज्य का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। संप्रभुता का वास्तविक अर्थ। भारत किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन या डोमिनियन नहीं है। भारत पूर्णतया स्वतंत्र है। भारत अपनी आंतरिक और बाहरी मामलों का निर्णय स्वयं करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। भारत किसी भी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी अन्य देश के पक्ष में अपने हिस्से का दावा छोड़ सकता है। यूपीएससी ट्रैप अलर्ट। यूपीएससी भ्रमित कर सकता है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की सदस्यता भारत की संप्रभुता को सीमित करती है, तो यह गलत है। यह सदस्यता पूरी तरह से स्वैच्छिक है। समाजवाद। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सह अस्तित्व में काम करते हैं। साम्यवादी समाजवाद से भिन्नता। साम्यवादी समाजवाद में निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन और राष्ट्रीयकरण होता है, जो भारत में कतई नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में औपचारिक रूप से जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र। पंथ निरपेक्षता तो सकारात्मक अवधारणा। पश्चिमी नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के विपरीत भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों का सम्मान और समान संरक्षण देता है। तो प्रश्न उठता है, क्या 1976 से पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था? यद्यपि जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है या पंथ निरपेक्षता शब्द 1976 में जोड़ा गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पहले से ही भारत को पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष देश बनाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में प्रतिनिधिमूलक संसदीय लोकतंत्र है, जहां शासन की बागडोर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। व्यापक आयाम। प्रस्तावना में केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं है, बल्कि अंबेडकर जी के अनुसार इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी समाहित है। मूल लक्षण। वयस्क मताधिकार, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका
समय समय पर होने वाले निष्पक्ष चुनाव। गणराज्य और न्याय। गणराज्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। यूपीएससी ट्रैप अलर्ट। ब्रिटेन एक लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं, क्योंकि वहाँ राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा होता है। भारत एक लोकतंत्र और गणराज्य दोनों है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है। पहला है सामाजिक न्याय। जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार। आर्थिक न्याय, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी से भेदभाव न करना, ये आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और सरकारी दफ्तरों में समान प्रवेश मिलना है। इसे 1917 की रूसी क्रांति से ये शब्द लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यूपीएससी ट्रैप अलर्ट। यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है, क्या आर्थिक स्वतंत्रता प्रस्तावना में? तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है यहाँ पर। क्षमता और बंधुता। प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करती है। इनमें नागरिक अनुच्छेद 14 से 18, राजनीतिक 325, 326 व आर्थिक अनुच्छेद 39 डीपीएसपी क्षमता शामिल है। बंधुता एकल नागरिकता प्रणाली और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A द्वारा बंधुता को बढ़ावा दिया जाता है, जो व्यक्ति की गरिमा तथा देश की अखंडता सुनिश्चित करता है। ऐतिहासिक विवाद और कानूनी स्थिति। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? ऐतिहासिक मुद्दों का विश्लेषण करेंगे हम। ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय का क्रम। तो पहला है बीरूबाड़ी संघ मामला 1960। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, परंतु यह संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती 1973। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी मामले को बदला और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
LIC ऑफ इंडिया 1995। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को दोहराया और माना कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक अंग है, इंटरनल पार्ट है। प्रस्तावना की वर्तमान कानूनी स्थिति। गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिसेबल, प्रस्तावना की व्यवस्था को न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता है। इसके उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे कोर्ट में रीट जारी नहीं करवा सकता है। शक्तियों का स्रोत। यह विधायिका संसद की शक्तियों का स्रोत नहीं है और ना ही यह संसद के वैधानिक अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाती है। यूपीएससी ट्रैप अलर्ट। यूपीएससी सीधे पूछ सकता है, क्या प्रस्तावना संसद की शक्तियों को सीमित करती है? बिल्कुल नहीं। इसकी कानूनी स्थिति शून्यकारी है, लेकिन यह व्याख्या में सहायक है। प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यूपीएससी ट्रैप अलर्ट। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 की प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे। इन्हें केवल 1976 में ही शामिल किया गया था। यूपीएससी प्रीलिम्स 2027। याद रखने वाले अंतिम निष्कर्ष। संशोधन संभव है तो हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हो सकता है, बशर्ते मूल ढांचे को क्षति न पहुंचाए। न्याय, स्वतंत्रता, समता का क्रम। प्रस्तावना में आदर्श के उल्लेखों का सही क्रम न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता।